हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 21 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो अपन एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें पहली न्यूज है प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा। देखिए, नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। क्रोएशिया यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नाटो का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। तो इस यात्रा में भारत ने इस देश के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौते किए। उसमें 3 जो क्षेत्र है वो है, एक तो कृषि, एक तकनीक और प्रौद्योगिकी और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसके अलावा जो है जाग्रेब यूनिवर्सिटी में हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी। अगली न्यूज जो अपन ने पढ़ी, कैंसर के उपचार हेतु भारत ने नैनो तकनीक आधारित, नैनो कप आधारित एक तकनीक विकसित की है, थेरेपी विकसित की है। यह फोटोथर्मल थेरेपी भी कहलाती है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा इस तकनीक को विकसित करने में जो प्रमुख योगदान है वो है आईआईटी बॉम्बे का। इसके अलावा आईएनएसटी मोहाली और टाटा मेमोरियल सेंटर ने भी इसमें सहयोग किया है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए उपयोगी रहेगी नैनो कप आधारित थेरेपी, इसे फोटोथर्मल थेरेपी भी कहते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की थी 10वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। तो इसका आयोजन 2026 में इंग्लैंड में किया जाएगा। इसमें टोटल 12 टीमें भाग लेंगी और T20 महिला विश्व कप में अब तक की सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 6 बार ये खिताब जीता है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन इस बार भारत में होगा, नवंबर में होगा और भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। आगे अपन बात करें, एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में, एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल हुआ था एनएससी इंटरनेशनल, तो उसमें जूरी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली एनिमेशन फिल्म बनी थी देसी ऊन। देसी ऊन का जो डायरेक्टर है ये सुरेश एरियात है और ये भारत की पहली एनिमेशन फिल्म है जिसे एनएससी इंटरनेशनल में जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एनिमेशन फिल्म है देसी ऊन नामक। अब देसी ऊन में क्या है, जो बुनकर है या इनकी दक्कनी भेड़ है, तो उसके बारे में पूरी स्टोरी इसके इर्द गिर्द है और ये एक एनिमेटेड फिल्म है। तो ये पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने एनएससी इंटरनेशनल में पुरस्कार, जूरी पुरस्कार जीता है। तो ये यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज अपन ने पढ़ी थी अचल। अचल रिसेंट चर्चा में रहा है। ये एक निगरानी पोत है भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड का। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये निगरानी के लिए उपयोगी होता है और इसे गोवा शिपयार्ड द्वारा भी रिसेंट लॉन्च किया गया है और ये भारतीय तटरक्षक बल से है। तो अचल का नाम ध्यान में रखिएगा, 5वां पोत है ये जो कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है। इसके अलावा न्यूज पढ़ी थी अपन ने प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन, ये भी रिसेंट चर्चा में रहे। किस कारण से कि ये जो अमेरिका की एमआईटी है संस्थान, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें पहले भारतीय अमेरिकी प्रोवोस्ट बने हैं। प्रोवोस्ट मतलब जो यूनिवर्सिटी का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ये भारतीय मूल के व्यक्ति है और पहले प्रोवोस्ट बने। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे हमने बात की थी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अभी 16 जून से शुरू हुआ था, 16 जून से 26 जून तक जर्मनी के बोन में इसका आयोजन हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य रहेगा वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसका ये एजेंडा तैयार करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जर्मनी के बोन में किया जा रहा है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था विश्व सिकल सेल दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया रोग है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करना और उसकी रोकथाम के लिए भी अवेयरनेस फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये कल की न्यूज थी। आगे अपन आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें फर्स्ट न्यूज जो है वो है G7 शिखर सम्मेलन 2026। अभी रिसेंट 2025 में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनान्स्किस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कनाडा ने की। अब 2026 का जो G7 सम्मेलन रहेगा, 52वां शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रांस में। और फ्रांस में कहाँ किया जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा आपके एवियन लेस्बेंस शहर में। तो फ्रांस के एवियन लेस्बेंस शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा 2003 में भी इसी स्थान पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। G7 के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फ्रांस की पहल पर 1975 में यह पहल शुरू हुई। ये विकसित देशों का समूह था। इसके बारे में हमने 2 क्लास पहले पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया कनाडा G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। तो आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज आपके हैदराबाद अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। हैदराबाद किस कारण से चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पे गूगल का पहला
एशिया प्रशांत सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया। एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी सेंटर यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये सिक्योरिटी सेंटर किससे रिलेटेड रहेगा? ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से ये सुरक्षा प्रदान करेगा। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित भी रिसर्च वगैरह भी रहेगी। इसके अलावा जो है मेजरली ये है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित। तो ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला केंद्र रहेगा, सिक्योरिटी केंद्र रहेगा। तो ये चीज इस कारण से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि हाल ही में गूगल का पहला एशिया प्रशांत सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में, यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। आगे की अपन न्यूज के बारे में बात करें तो आगे की न्यूज आपके रहेगी ये 300 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका मिसाइल प्रणाली। देखिए, जो अभी वर्तमान में पिनाका मिसाइल प्रणाली भारत में है, इसे और एडवांस किया जाएगा, इसके अपडेटेड वर्जन्स और तैयार किए जाएंगे। इसमें 300 किलोमीटर तक की रेंज की पिनाका रॉकेट प्रणाली इसमें विकसित की जाएगी। इसमें अभी जो एडवांस वर्जन विकसित होंगे उसमें दो रहेंगे। एक की रेंज 120 किलोमीटर रहेगी पिनाका 3 की, और पिनाका 4 की रेंज रहेगी 300 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी। तो ये पाकिस्तान को काफी हद तक कवर करेगा इसको काउंटर करने के लिए, और इसकी जद में चाइना के कई जो शहर भी आएंगे। तो ये पिनाका रॉकेट प्रणाली है। पिनाका रॉकेट प्रणाली किस तरह से कार्य करती है उसके बारे में अपन थोड़ा बात करें तो इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 रॉकेट 44 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं पिनाका रॉकेट प्रणाली में। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब इसमें और क्या रहेगा, शूट एंड स्कूट की क्षमता रहेगा, मतलब ये एक डायरेक्ट शूट करने के बाद ये अपने लक्ष्य को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और उस पर शूट करने की ये क्षमता से युक्त होएगा। तो अभी जो इसकी सीमित क्षमता है, लेकिन इसके एडवांस वर्जन तैयार किए जाएंगे पिनाका 3 और पिनाका 4। तो यहाँ पे एक चीज है, पिनाका क्या है, रॉकेट मिसाइल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इसका एडवांस वर्जन होगा 120 किलोमीटर की रेंज और 300 किलोमीटर की रेंज, और यह 12 रॉकेट 44 सेकंड में फायर करने में सक्षम है। तो आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें, यह है आपके होंडा का पुणे प्रयोज्य रॉकेट परीक्षण RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये इसने होंडा कंपनी ने विकसित किया है और ये ऐसा करने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बनी है। अभी तक अपन बात करें कि नासा और जो स्पेसएक्स है, एलोन मस्क की स्पेसएक्स, इन्होंने RLV विकसित किए हैं। इसके अलावा जो कंपनियों की अपन ऑटोमोबाइल कंपनी में होंडा कंपनी पहली रहेगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुणे प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली का परीक्षण करने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी बनी है? ये विश्व की पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है। इसने अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्चर और स्पेस में भी मिशन के लिए कार्य करना शुरू किया है। रिसर्च के लिए ये रिसर्च कर रही है लगातार और अपने लॉन्च व्हीकल विकसित कर रही है। तो ये पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका परीक्षण होकाइडो जापान में किया, और ज्यादा स्पेसिफिकली आपके डिटेल में नहीं पूछे जा सकते, फिर भी अपन विशेषताओं की बात करें तो ये 6.3 मीटर लंबा रहेगा था और इसकी उड़ान अवधि 56.6 सेकंड की रही थी। इसके अलावा इसकी ऊंचाई 271.4 मीटर है। जनरली इसकी इतनी डीप स्पेसिफिकेशन में नहीं जाता है एग्जामिनर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में पुणे प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली किसने विकसित की, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने की है? होंडा कंपनी ने की है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल रही है, लेकिन स्पेस के क्षेत्र में भी ये कंपनी है और पहली ऑटोमोबाइल कंपनी है जो इस तरह की तकनीक विकसित की है। तो इस हिसाब से ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ये आपके स्टारलिंक के बारे में अभी अपन ने रिसेंट चर्चा की थी 8 जून के आसपास। उसमें अपन ने बात की थी कि स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट का भारत में लाइसेंस मिलने वाला है। तो अभी रिसेंट इसे ऑफिशियली केंद्र सरकार द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला है, और ये ऐसा लाइसेंस पाने वाली विश्व की पहली कंपनी है भारत में। तो स्टारलिंक जो है ये एलोन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी है। ये ग्लोबल लेवल पर सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराती है। सैटेलाइट इंटरनेट की अपन बात करें तो यह दूर दराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता करा सकती है। ये लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ से इसके सैटेलाइट्स के द्वारा ये इंटरनेट उपलब्ध करवाती है। तो अपन इसके बारे में जो मेजर जो चीजें अपन ने है वो चीज ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसने भारत की 2 कंपनियों से सैटेलाइट इंटरनेट के लिए साझेदारी की है, एक तो भारती एयरटेल और एक जियो टेलीकॉम। तो इन दोनों के साथ इन्होंने, भारतीय जो कंपनी इनके साथ साझेदारी की है, और इसके तहत ये पूरे भारत में दूर दराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यहाँ पे इसकी जो
पर मंथ की जो कॉस्ट है अभी भी इसकी फिक्स नहीं है, लेकिन हालांकि चर्चा है कि इसकी पर मंथ की कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तो अभी तक उस पर विचार चल रहा है कि किस तरह से हो। लेकिन ये सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस पाने वाली भारत में पहली विदेशी कंपनी है स्टारलिंक, एलोन मस्क के स्वामित्व वाली है। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कौन सी कंपनी जिसे भारत में पहली बार लाइसेंस मिला, स्टारलिंक। और इसने भारत की कौन सी दो कंपनियों के साथ साझेदारी की है, तो दो टेलीकॉम कंपनियां, एक तो भारती एयरटेल और एक जियो, तो दोनों के साथ इसने साझेदारी की है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज आपके तीरंदाजी एशिया कप से संबंधित है। तीरंदाजी एशिया कप का दूसरा चरण यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इस एशिया कप में भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। एक तो तीरंदाजी एशिया कप चरण 2 का आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। इसमें भारत ने कितने पदक जीते, 9 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य। इसके अलावा भारत कौन से स्थान पर रहा, तो भारत पहले स्थान पर रहा था। इसका चरण 1, एशिया कप का चरण 1 था, उसमें भी भारत पहले स्थान पर रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए टोटल जो मेडल है अपन वो कोई किसने जीते वो अपन याद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन है और वो किस किस खेल से संबंधित है, तो वो रहता है। तो यहाँ पे जो 2 गोल्ड मेडल जीते उसमें पहला जीता था कुशल दलाल, इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता तीरंदाजी में, जबकि इसमें एक महिला ने भी स्वर्ण पदक जीता, वो है तेजल साल्वे, महिला व्यक्तिगत। तो कुशल दलाल और तेजल साल्वे भारत के तीरंदाज है जिन्होंने तीरंदाजी एशिया कप के चरण 2 सिंगापुर में स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखिए यहाँ से आपके कहाँ आयोजित हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है। सिंगापुर में भारत ने कितने मेडल जीते, 9 मेडल जीते। और भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से। या ये पूछ सकते हैं कि तेजल साल्वे किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से। ये चीज यहाँ इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें, तो नेक्स्ट न्यूज आपके है सिकल सेल के इलाज हेतु केंद्र सरकार ने एक पुरस्कार की घोषणा की है। वो पुरस्कार किससे संबंधित है, वो पुरस्कार किसके नाम से शुरू किया जाएगा, तो वो बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मान जो है बिरसा मुंडा पुरस्कार नाम दिया गया है सिकल सेल के इलाज हेतु। इस पुरस्कार के तहत एक राशि प्रदान की जाएगी, उससे इस पुरस्कार सिकल सेल एनीमिया के इलाज हेतु अनुसंधान को मदद मिलेगी। और इसमें सहायता राशि कितनी दी जाएगी, अधिकतम ये है 10 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। देखिए अभी रिसेंट विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन हुआ, 19 जून को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। तो सिकल सेल के इलाज हेतु केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके तहत इस सिकल सेल के इलाज हेतु अनुसंधान के लिए अधिकतम जो सहायता राशि दी जाएगी वह 10 करोड़ रुपए दी जाएगी। इसके अलावा जो अपन बात करें तो यह पहल इसके तहत राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। तो ये सिकल सेल के इलाज हेतु अनुसंधान और इसकी वैक्सीन के लिए जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके रहेगा फाल्कन 2000 जेट है। ये देखिए फाल्कन 2000 जेट किससे संबंधित है, ये बिजनेस क्लास का लग्जरियस जेट है जो पहली बार भारत में इसका निर्माण होगा। इसके लिए फ्रांस की जो कंपनी है डसोल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है। इसने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस एरोस्ट्रक्चर के साथ समझौता किया है। इसके तहत भारत में पहली बार जो है ये फाल्कन 2000 जेट विकसित किए जाएंगे। और ये जेट भारत में कहाँ विकसित किए जाएंगे, तो ये भारत में नागपुर में विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो फाल्कन 2000 जेट कहाँ विकसित किए जाएंगे भारत में, एक ये नागपुर में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए 2 कंपनियों ने जॉइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा, एक तो फ्रांस की दसोल्ट एविएशन और भारत की है रिलायंस एरोस्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में अभी समझौता होगा। इसका पहला विमान जो है ये 2028 तक रहेगा। और फ्रांस ने ये समझौता भारत के साथ किया है। भारत बिजनेस क्लास के लग्जरियस जेट बनाने वाला विश्व का 5वां देश रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे भारत में पहली बार बिजनेस क्लास के लग्जरियस जेट बनेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और कहाँ बनेंगे, नागपुर में बनेंगे। तो यहाँ की ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो ये है आपके IIT मद्रास रिसेंट चर्चा में रहा। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पे पहली बार TTDF संगोष्ठी का आयोजन किया गया। TTDF संगोष्ठी क्या है, देखिए TTDF का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी से संबंधित है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड क्या है,
यह इसकी संगोष्ठी, पहली चीज तो ये कहाँ क्या किससे संबंधित है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये भारत में जो तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए ये फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत जो है एमएसएमई और डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्च है या अनुसंधान है उसके बारे में प्रोत्साहन के लिए फंड दिया जाता है, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसकी पहली जो संगोष्ठी है वो पहली बार मद्रास IIT मद्रास में आयोजित की गई। पहली चीज तो ये। अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड क्या है ये अपन ने बात की। इसमें और इसके साथ आयोजक कौन कौन थे, IIT मद्रास के साथ जो सहयोग किया वो था DRDO और दूरसंचार विभाग। इसका उद्देश्य अपन ने बात की थी कि भाई स्टार्टअप्स MSMEs को प्रोत्साहन देने के लिए ये इसका आयोजन किया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करें कि ये क्यों आयोजित किया जा रहा है। देखिए अभी रिसेंट जो है भारत में डिफेंस के सेक्टर में आपने देखा होगा मेक इन इंडिया पहल के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भारत एक अपने आप को हब के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड संगोष्ठी आयोजित की गई। इसके तहत जो MSMEs है या डिफेंस सेक्टर की जो कंपनीज है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इसका आयोजन किया गया। अब ये पहली संगोष्ठी आयोजित की गई इसकी, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कहाँ की गई, IIT मद्रास में की गई। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज आपके संबंधित है PGI रिपोर्ट। देखिए PGI रिपोर्ट क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, ये आपके शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन प्रणाली है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। आगे अपन बात करें इसमें क्या क्या इंडेक्स, इस इंडेक्स में कौन कौन सा स्थान रहा। तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं, एक सेकंड इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। ओके ठीक है, तो इसमें अपन बात करें तो देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें जो संकेतक है वो टोटल 73 संकेतक और 6 क्षेत्र है प्रमुख रूप से। अब इसमें जो रिसेंट जो इंडेक्स जारी किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो इसमें पहले 4 स्थान पर पहले 4 श्रेणियों में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है वो चंडीगढ़ का रहा है। चंडीगढ़ इसमें 719 अंक के साथ प्रचेष्टा एक श्रेणी में शामिल हुआ है। देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टोटल 10 श्रेणियां हैं, तो पहली 4 श्रेणियों में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन नहीं रहा अच्छा, जबकि प्रचेष्टा 1 श्रेणी में चंडीगढ़ शामिल हुआ है। मतलब जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में जो पहला स्थान किस का रहा है तो वो चंडीगढ़ का रहा है, ये यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो मेघालय का रहा। मेघालय सबसे कमजोर प्रदर्शन के साथ आकांक्षी एस्पिरेशनल 3 कैटेगरी में रहा है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 अभी लॉन्च हुआ, ये किसके द्वारा जारी किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। अब इसके बारे में अपन ने बात की कि 73 संकेतक और 6 क्षेत्रों के तहत ये जारी किया गया। इसमें पहली 4 श्रेणियों में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं रहा, जबकि जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वो चंडीगढ़ का रहा, ये प्रचेष्टा 1 श्रेणी में शामिल रहा, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन मेघालय का रहा और ये आकांक्षी 3 श्रेणी में शामिल रहा। तो यहाँ की इस इंडेक्स से संबंधित ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके है जय हिंद योजना। देखिए जय हिंद योजना जो यह आपके अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। जय हिंद योजना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई है अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है जय हिंद, मतलब JA का जनजाति, I का इमर्सिव, H का होलिस्टिक और इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो जनजाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना शुरू की गई है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, एक तो डिजिटल साक्षरता प्रदान करना और एक CUET तैयारी के लिए उसको प्रोत्साहन देना और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए एक तो डिजिटल साक्षरता, जो 9 से 12 तक के विद्यार्थी है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के, उनको डिजिटल साक्षरता करना, और दूसरा क्या है CUET एग्जाम की तैयारी। CUET क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उसकी तैयारी के लिए जो प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध कराना, और इसके तहत अभी फर्स्ट जो बैच है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसमें टोटल जो है 25 छात्रों का चयन किया गया है मणिपुर से। उखरुल नामक जगह है, मणिपुर से 25 छात्रों का चयन किया गया है, जिसमें 12 लड़कियां और 13 लड़के हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता और CUET की तैयारी करवाना। तो ये इसके तहत अभी पहले बैच में उखरुल मणिपुर से 25 छात्र
शामिल किए गए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जय हिंद योजना किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई, दिल्ली विश्वविद्यालय। क्या उद्देश्य है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता और सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरह की पहल करने वाला यह पहला विश्वविद्यालय है, इस कारण से अभी चर्चा में रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। ये इंटरनेशनल लेवल का इंडेक्स है और ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर द्वारा जारी किया जाता है। अब इस रिपोर्ट का क्या नाम है, इसका शीर्षक क्या है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 71वां रहा है। इससे पहले भारत का स्थान 63वां था 2024 में, 63 में से गिर के 71वां स्थान रहा है। और वह ग्लोबल लेवल पर पहला स्थान रहा है स्वीडन का, स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा अंतिम स्थान पर है कांगो। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो चीजें जनरली टॉप 5 के अगर अपन नाम बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये यूरोपीय कंट्रीज जनरली हैप्पीनेस इंडेक्स या जो मेजर इंडेक्सेस रहते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स, वहां पे ये टॉप मोस्ट रहते हैं, इनमें कंपटीशन रहता है। तो इसमें फर्स्ट रैंक का आपको ध्यान रखना है स्वीडन है, भारत 71वें स्थान पर, कांगो अंतिम स्थान पर है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एक्सचेंजर। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है कि एक तो जारीकर्ता संस्था कौन है, भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की पिछली बार रैंकिंग भी कई बार पूछ ली जाती है, अगर टफ क्वेश्चन है तो पिछली बार 2024 में 63वां स्थान था और इस बार 71वां। पहले स्थान पे स्वीडन और अंतिम स्थान पे कांगो। तो ये इस रिपोर्ट की सबसे जो इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी जारी की गई। तो इसमें इस रैंकिंग में भारत में जो है ये आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर रहा है। आईआईटी दिल्ली भारत में पहले स्थान पर है। ओवरऑल जो ग्लोबल लेवल पर इसका स्थान 123वां है। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है, तो आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली की ग्लोबल लेवल पे जो रैंक है वो 123वीं है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका का जो संस्थान है, अभी अपन ने बात की एमआईटी रहा है। एमआईटी इसमें पहले स्थान पर है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत के इस रैंकिंग में टोटल जो है 54 संस्थान शामिल किए गए हैं और टोटल संस्थानों की संख्या के आधार पर भारत ग्लोबल लेवल पर चौथे स्थान पर रहा है। अब पहले जो टॉप मोस्ट है उसमें सर्वाधिक संस्थान अमेरिका से, दूसरा यूके, तीसरा चीन और उसके बाद चौथे स्थान पर रहा है। इसमें पहली बार कितने संस्थान शामिल किए गए भारत के, तो 8 संस्थान पहली बार शामिल किए गए और इसके अलावा 12 आईआईटीज इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट न्यूज अपने को क्या ध्यान रखनी है वो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा ओवरऑल जो है वो टॉप मोस्ट स्थान पे अमेरिका का एमआईटी रहा है। भारत से 54 संस्थान शामिल किए गए। संस्थानों की संख्या के आधार पर भारत इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट न्यूज आपके रहेगी, ये है ऊर्जा से बिजली उत्पादन से संबंधित है आईईए की रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा ये जारी की गई और इसके तहत क्या है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बना है अभी रिसेंट। और इस विश्व बिजली उत्पादक देश के बारे में और अपन डिटेल में बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ये 2019 से 24 में जारी की गई। अब इसमें क्या है, पहले स्थान पर चीन रहा है और जो भारत तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है। भारत के जो बिजली, इसमें इस रिपोर्ट में जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है इसमें कि भारत के जो बिजली उत्पादन में सबसे ज्यादा जो सोलर पीवी है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, उनका मतलब सोलर एनर्जी का सर्वाधिक योगदान है। तो ये चीज इसमें हाईलाइटेड है कि भाई 50% से ज्यादा इनका यूज किया गया है। तो ये चीज इसमें सबसे हाईलाइटिंग है। यहाँ पे फिर से अपन रिवाइज करें कि रिसेंट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत भारत बिजली उत्पादन में तीसरा देश बना है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बिजली उत्पादन में तीसरे देश के रूप में। पहला स्थान चीन का है, दूसरा अमेरिका का है। और इसमें सोलर पीवी का योगदान, भारत के बिजली उत्पादन में वृद्धि में सर्वाधिक योगदान सोलर पीवी का रहा है, 50% से अधिक। तो ये इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देखिए, अगर अपन
दो फॉर्मेट होते हैं करंट अफेयर्स पढ़ाने के, एक तो क्वेश्चन फॉर्मेट पढ़ाने का रहता है और एक आपके न्यूज स्लाइड के हिसाब से पढ़ाने का रहता है। तो इस स्लाइड से पढ़ाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्लाइड से पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग डायमेंशंस के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अपन सभी को कवर कर सकते हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव से ये इस तरह से अपन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ताकि क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में अपन सिर्फ क्वेश्चन सेंट्रिक हो जाते हैं, जबकि अगर न्यूज स्लाइड के अगर अकॉर्डिंग अगर अपन पढ़ते हैं तो वो उसमें वेरियस एस्पेक्ट क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन सभी को अपन कवर कर सकते हैं। तो आगे अपन न्यूज की बात करें तो ये आपके है विश्व शरणार्थी दिवस है। ये विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शरणार्थियों के सम्मान, अधिकारों व योगदान को मान्यता देना, मतलब जो शरणार्थियों की स्थिति है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। इसकी वर्ष 2025 की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। अभी देखिए ग्लोबल लेवल पर जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष है, इजराइल ईरान संघर्ष है, सीरिया है, यमन है, सूडान है, तो वहां पे जो भी सैन्य संघर्ष हो रहे हैं तो उस कारण से शरणार्थियों की संख्या ग्लोबल लेवल पर बढ़ी है। तो इस कारण से ये दिवस इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट शरणार्थियों से रिलेटेड रिपोर्ट भी आई थी, वो भी अपन ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या है 2025 की, शरणार्थियों के साथ एकजुटता। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नई न्यूज़ के जो इंपॉर्टेंट है आपकी करंट अफेयर्स के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।